बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मशक के ये मुख्तसर जवाबी सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 7 है, 16.1 से लेकर 16.7 तक। तो चलें इन सब को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जब NaCl के इक्वस सोल्यूशन में से बिजली गुजरती है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपकी बुक पर ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो वहां से मैं आपको बता देता हूं, फिर जो लिखा है वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहां से देखना है आपने, ये देखें इक्वस सोल्यूशन होता है ना सोडियम क्लोराइड का, इसे ब्राइन कहते हैं। तो इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस करना यानी कि इसमें से बिजली गुजारना, ये देखें बैटरी लगी हुई है ना, हाँ। और ये हमारे पास पानी में नमक मिक्स है, इसको हम सोडियम क्लोराइड का इक्वस का मतलब आबी होता है या पानी होता है, और सोडियम क्लोराइड नमक को बोलते हैं। तो पानी में नमक मिक्स कर देंगे तो वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, उसे ब्राइन कहते हैं। तो इसमें से बिजली गुजरती है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, ये हमारे पास कैथोड है, ठीक है, इस पर देखें ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये हमारे पास एनोड है, इस पर क्लोरीन गैस बन रही है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है और यहां से ये शुरू करना है। जबकि सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है। तो यहां तक स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पर उसने बताया नहीं है, तो वो NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। तो यहां पर मैं लिख देता हूं NaOH। तो ये बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये तीन बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा ये स्टूडेंट्स यहां तक पहला आपने करना है, फिर आगे इसकी मुकम्मल मसावात भी लिख लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो वो अगले पेज पर आएंगे, ये आपके पेज नंबर 38 पर है। अब अगले पेज पर आएंगे तो वहां से भी एक इसका हमने करना है जी। तो स्टूडेंट्स ये भी एंड पर आपने लिखना है, इस इलेक्ट्रोलिसिस की हतमी मसावात दर्ज झैल है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है ना, मतलब ये नमक है, ठीक है। तो नमक को पानी में हल किया हुआ है ना, तो ये इक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं। इसमें से बिजली गुजारेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्लोरीन बनेगी, ठीक है। कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर क्लोरीन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए जो मैंने आपको लिखकर बताया NaOH, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में बनेगा और ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने बेसिकली यहां तक ये भी पहले के साथ आपने करनी है, यहां से लेकर फिर ये पूरी यहां तक, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वहां से भी देख लें, ठीक है। फिर जो आपको अच्छा लगता है वहां से आप चाहे बुक पर मार्क लगा लें या वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर स्टूडेंट्स देख लें, जब सोडियम क्लोराइड के इक्वस सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन, ये ब्राइन मैंने लिख लिया, में से बिजली गुजारी जाती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन, जिस तरह से आपको बताया, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस बनती हैं। जबकि सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया ये बाई प्रोडक्ट होता है। और इस इलेक्ट्रोलिसिस की हतमी मसावात दर्ज झैल है, ठीक है। तो ये फिर स्टूडेंट्स नीचे आपने ये मसावात लिख लेनी है जो मैंने आपको बताई है। इसको बैलेंस करने के लिए आपने ये दो सोडियम क्लोराइड के साथ, पानी के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लगा लेना है, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स वही चीज है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये सारी ना, हाँ बस थोड़ा बहुत चेंज है। तो ये चीज आपने ये है याद कर लेना, चाहे बुक से कर लें या इधर से कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बुनियादी मकासद क्या है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपकी बुक पर इसका आंसर है, वहां से समझ लें। तो यहाँ पर आपने पेज नंबर 45 पर आना है, ठीक है। ये देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के तीन अहम मकासद हैं। तो ये तीन बुनियादी मकासद हैं, सजावट के लिए, सस्ती मेटल्स को खूबसूरत बनाने के लिए उन पर नोबल मेटल्स यानी गोल्ड यानी कि सोना और सिल्वर यानी कि चांदी को जमाया जाता है, ठीक है। यानी कि सस्ती मेटल्स के ऊपर ना सोने या चांदी के ऊपर तय चढ़ा दी जाती है, हाँ, इसको हम सजावट के लिए मतलब ऐसा कर देते हैं। तो अंदर जो है वो बदसूरत या सस्ती मेटल्स होती है, उसके ऊपर गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी की तय जमा दी जाती है। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए उसके ऊपर तय जमाई जाती है तो वो खूबसूरत हो जाती है, तो सजावट के लिए। तो पहला पॉइंट है। अच्छा अगला 46 पर है। अच्छा इसी से आगे आएंगे ना तो वो हिफाजत वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का दूसरा मकसद मेटल्स को जंग और ऑर्गेनिक एसिड से महफूज बनाना है। यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की हम तय चढ़ा देते हैं तो जो अंदर वाली मेटल है ना, हाँ, उसको जंग नहीं लगता या ऑर्गेनिक एसिड उस पर हमला नहीं करेगा, ठीक है। तो अंदर वाली मेटल छुपी हुई है ना, उसके ऊपर हमने दूसरी मेटल चढ़ा दी है और जो हमने मेटल चढ़ाई है उसको जंग नहीं लगेगा, हाँ, अंदर वाली को भी फिर नहीं लगेगा क्योंकि उसके ऊपर तय आ गई है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए हिफाजत की जाती है एक मेटल की दूसरी मेटल की तय जमा का, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मरम्मत है, मशीनरी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए उन पर किसी दूसरे मेटल की तय जमा दी जाती है। तो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए यानी कि मरम्मत करने, मरम्मत आपको पता है ना, ठीक करना होता है, हाँ। तो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए दूसरे मेटल की तय जमा दी जाती है। आमतौर पर इस मकसद के लिए कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, निकल और गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। चले खैर ये बेशक ना लिखें, यहां तक स्टूडेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरे का जवाब था। ये तीन अहम बुनियादी मकासद हैं।
तो चलें स्टूडेंट्स, लिखे हैं मैंने, यही लिखे हैं ऑलमोस्ट, वहां से भी देख लें। ये देख लें स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के 3 अहम मकसद ये हैं। पहला, जिस तरह से आपको बताया, सजावट है, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कि सस्ती मेटल्स के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की तय चढ़ा दी जाती है तो वो खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आप हिफाजत का देखें, जिस तरह से आपको बताया जंग से बचाने के लिए या ऑर्गेनिक एसिड से बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो मेटल्स को, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये नीचे देख लें, ये मरम्मत का है, ठीक है। तो मरम्मत में मशीनरी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने के लिए उस पर दूसरे मेटल की तय जमा दी जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जो हेडिंग्स है ना, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। सजावट के लिए पहली सजावट है, एंड नीचे आए तो हिफाजत है, ठीक है, हिफाजत, और हिफाजत के नीचे आए तो मरम्मत है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तीनों हेडिंग्स करके आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अहम मकसद लिख लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल के दरमियान कोई एक फर्क वाजिया करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इन दोनों सेल्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले पीछे से बताता हूं। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो इसमें बैटरी हम ऊपर लगाते हैं। बैटरी में आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, यानी कि बिजली की एनर्जी होती है। तो ये जो सेल है, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और वो केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ये देखें ना, आयंस वगैरह आगे पीछे हरकत करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहां पर बनेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये तब्दील करता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और केमिकल एनर्जी मिल रही है। तो इस बात को समझें, ठीक है। ये जो अंदर आयंस वगैरह अलग-अलग हो रहे हैं या आगे जाकर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ले दे रहे हैं, फिर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये केमिकल एनर्जी हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। आगे गैल्वानिक सेल देखें, तो ये स्टूडेंट्स, ये जो डैनियल सेल है ना, ये गैल्वानिक सेल एक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर हम बैटरी देखें नहीं लगी, ऊपर गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर हमें करंट बता रहा है कि करंट है, ये जो है ना, ये मतलब करंट की मतलब बता रहा है कि ये करंट है। देखें ना, ये सुई इधर हुई है ना, हाँ, आपको पता है ना, अक्सर यहाँ जीरो होता है ना, हाँ, और इस तरफ करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमने मुख्तलिफ मतलब 2 हाफ सेल होते हैं ना, हाँ, तो मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह होते हैं और इसमें हमने कैथोड और एनोड डिबोए हुए होते हैं। तो इसमें बिजली पैदा हो जाती है, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होती है। तो यहाँ से बिजली इस तरफ जाएगी, तो जब गैल्वानोमीटर से गुजरेगी तो हमें वहाँ से वो पता चलेगा कि इसमें करंट पैदा हो रहा है। यानी कि जो गैल्वानिक सेल होता है ना, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो वो पिछला बिजली से केमिकल एनर्जी हासिल करने के लिए और ये केमिकल से बिजली हासिल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बस यही बुनियादी फर्क है, एक ही हमने फर्क स्टूडेंट्स बताना है। अब ये मैंने लिखा हुआ है, देख लें। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किमियाई एनर्जी में यानी कि केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है, जबकि गैल्वानिक सेल किमियाई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो ये दोनों बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किमियाई एनर्जी में यानी केमिकल एनर्जी में, और गैल्वानिक सेल किमियाई एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो ये 2 बातें आपने बस याद रख लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। किस इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल को छोड़ देते हैं? तो जरा आ जाएं पीछे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर, वहां से देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेल को किस इलेक्ट्रोड के जरिए छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। इसमें देखें, ये बैटरी है। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होता है, मुस्बत सिरा होता है ना, वो एनोड होता है, ठीक है। और जो मनफी होता है, ये कैथोड होता है। अब ये देखें, ये ई नेगेटिव का मतलब ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेल को छोड़ रहे हैं एनोड के जरिए। देखें, एनोड के जरिए बाहर जा रहे हैं, तीर का निशान देखें, बाहर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दाखिल हो रहे हैं सेल में कैथोड के जरिए। तो यहां पर है कि किस इलेक्ट्रोड के जरिए छोड़ते हैं, तो वो एनोड के जरिए। एनोड यानी कि जो मुस्बत इलेक्ट्रोड होता है, जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है, उसके जरिए छोड़ते हैं। तो बस ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, एनोड यानी मुस्बत इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेल को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को छोड़ देते हैं। चलिए, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, देख लें। सो यहां पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एनोड, आगे ब्रैकेट में मुस्बत इलेक्ट्रोड भी लिख लें, के जरिए छोड़ते हैं। तो बस ये एनोड वाली बात याद रखनी है। एनोड के आगे अगर मुस्बत इलेक्ट्रोड लिख लें तो मजीद अच्छा होगा, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, बस एनोड के जरिए छोड़ते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे 5वां क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिजली का कंडक्टर है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ये भी समझ लें, फिर ये देखें कि उसमें से बिजली कैसे गुजरती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर आ जाएं जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगेन हम इस पर आ गए हैं। तो इसमें देखें, ये जो मतलब कोई भी माया होता है ना, हाँ, जैसे पीछे आपको बताया ब्राइन होता है, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो भी इधर देख लें। ये भी बेसिकली ये जो है ना, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही है, ठीक है। तो इसमें देखें, ये हमारे पास क्या है, ये सोडियम क्लोराइड का पानी में मिक्सचर है ना, इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है।
अब इसमें क्या बेसिकली वो कह रहे हैं कि क्यों कंडक्टर है, यानी कि इसमें से बिजली कैसे गुजर सकती है। अच्छा, तो इसमें स्टूडेंट्स देखें, ये Na पॉजिटिव है, ये आजाद आयन है, Cl नेगेटिव है, ये भी आजाद आयन है। मुस्बत और मनफी आजाद आयन्स के जरिए जो बिजली है वो इधर उधर जाती है, ठीक है। तो इसमें ये स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह से आपको Na पॉजिटिव नजर आ रहा है, Na पॉजिटिव सारे इधर आएंगे, ठीक है ना, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड का मनफी चार्ज होता है। और Cl नेगेटिव है, ये मुस्बत की तरफ यानी कि एनोड की तरफ आएगा। मनफी और जमा एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो ये आजाद आयन्स हैं स्टूडेंट्स देखें। तो इसमें से करंट या बिजली क्यों गुजर रही है इस इलेक्ट्रोलाइट में से, ये जो पानी का मिक्सचर है ना, मतलब इसमें नमक में, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, क्यों इसमें से बिजली गुजर रही है? इन आजाद आयन्स की वजह से, यानी कि मुस्बत और मनफी आयन्स की वजह से, ठीक है। तो ये बस स्टूडेंट्स हमने आंसर करना है। आप आंसर देख लें। तो आपने याद रखना है, मुस्बत आयन्स को हम केटाइंस कहते हैं, मनफी आयन्स को हम एनाइंस कहते हैं। तो आजाद आयन्स यानी केटाइंस और एनाइंस के जरिए करंट या बिजली गुजरती है, या उसकी वजह से वो कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर जो भी ये मिक्सचर होता है वो होता है जिसमें से बिजली गुजर रही होती है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद आजाद आयन्स जो प्लस और माइनस वाले आपको बताए हैं, वो आजाद होते हैं, इधर उधर हरकत कर सकते हैं, इस वजह से आजाद हैं, ठीक है। और उनको हम केटाइंस और एनाइंस यानी कि मुस्बत और मनफी, केटाइंस मुस्बत होते हैं, एनाइंस मनफी होते हैं, की हरकत की वजह से वो बिजली का कंडक्टर होता है। तो आजाद आयन्स बड़ी अच्छी तरह से हरकत कर सकते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में, इस वजह से वो बिजली का कंडक्टर है, वो बिजली को गुजार सकता है अपने अंदर में से, ठीक है। तो ये चीज आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर की एक पट्टी को FeSO4 के सोल्यूशन में डुबोया जाए तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसकी वजह देखें, तो ये स्टूडेंट्स देख लें, कोई केमियाई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव है। ये जो Fe है ना, ये लोहे का सिंबल होता है, आयरन का होता है, ठीक है। तो कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो FeSO4 के सॉल्यूशन से लोहे को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, यानी कि लोहे को वहां से हटाकर खुद वहां पर अपनी जगह नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर लोहे को वहां से हटा नहीं सकेगा। तो ये चीज आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है। अब इसको समझ भी लें जरा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हम यहां पर कॉपर प्लस FeSO4 का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है, FeSO4 का, फेरस सल्फेट का हम रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब क्या रिएक्शन होगा? जी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो नो रिजल्ट, कुछ नहीं मिलेगा, नो रिजल्ट। तो ये रिएक्शन बेसिकली नहीं होगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि कॉपर जो है ना, ये आयरन से यानी लोहे से कम रिएक्टिव है। तो कॉपर यहां पर जाकर उसको धक्का नहीं दे सकता, उसको निकाल नहीं सकता और खुद उसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि कॉपर जो है ये लोहे से या Fe से कम रिएक्टिव है। तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बस ये चीज आपने याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कॉपर लोहे से कम रिएक्टिव है। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिजल्ट, कोई केमियाई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, फ्यूल सेल्स को माहौल दोस्त क्यों गर्दाना जाता है? तो माहौल दोस्त का मतलब होता है जो माहौल के लिए नुकसानदेह ना हो, माहौल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो चीज माहौल दोस्त होती है। तो फ्यूल सेल्स भी माहौल में कोई आलूदगी, कोई गंदगी, कोई शोर नहीं फैलाते, इस वजह से फ्यूल सेल्स माहौल दोस्त हैं। इनको माहौल दोस्त के तौर पर गर्दाना जाता है। अब पीछे देख लें इसका जवाब। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, पेज नंबर 43 पर फ्यूल सेल्स के फाइल लिखे हुए हैं, ठीक है। ये यहां से आपने करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने फ्यूल सेल्स रवायती फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल जिनसे गाड़ियां चलती हैं, उनकी निस्बत बहुत बेहतर कारकर्दगी के हामिल हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खारिज नहीं करते। और कार्बन डाइऑक्साइड पता है फॉसिल फ्यूल्स वाले खारिज करते हैं, और ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये खारिज नहीं करते, क्योंकि पानी इनका वाहिद प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, जो फ्यूल सेल्स होते हैं उनमें पानी बनता है, और पानी तो आपको पता है कोई गंदगी, कोई आलूदगी नहीं है ना। हाँ, पानी से कोई गंदगी या आलूदगी नहीं फैलती। इसके बरक्स फॉसिल फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि माहौल के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपने ये करना है कि जो हमारे फ्यूल सेल्स होते हैं ना, ये ऊपर देख लें, ये फ्यूल सेल्स होते हैं, ये सिर्फ पानी बनाते हैं। तो पानी कोई गंदगी पैदा नहीं करता, ये बात समझे, ठीक है। इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा नहीं होते। हाँ, तो इसलिए माहौल दोस्त गर्दाना जाता है। बाकी फ्यूल्स, बाकी जो स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल्स के मतलब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो तो आपको पता है ये आलूदगियां, गंदगियां पैदा करते हैं, तो ये माहौल दोस्त नहीं है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं। लेकिन फ्यूल्स है जो ऊपर आपको बताया, इसकी प्रोडक्ट सिर्फ पानी है, तो इस वजह से ये माहौल दोस्त गर्दाना जाता है। अच्छा, एक तो स्टूडेंट्स ये आपने इसमें करना है। तो अगले पेज पर आएंगे तो यहां पर स्टूडेंट्स देखें, यहां पर भी एक पॉइंट है, वो भी आपने लिखना है, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये यहां से करें, छोड़ें इसको। फ्यूल सेल शोर पैदा नहीं करते, तो ये इस वजह से माहौल दोस्त हैं, यानी कि ये शोर नहीं पैदा करते, शोर की आलूदगी नहीं पैदा करते। तो ओके स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स आप कर लें, या फिर मैंने लिखा हुआ है वहां से देख लें, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिखा है, तो वहां से भी आप समझ लें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स देख लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने फ्यूल सेल्स रवायती फॉसिल फ्यूल्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खारिज नहीं करते, जिस तरह से आपको बताया।
कि रवायती जो फोसल फ्यूल्स के मतलब फोसल फ्यूल्स होते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, लेकिन फ्यूल सेल जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं करते, क्योंकि पानी इनका वाहिद प्रोडक्ट है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसके बरक्स फोसल फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो फोसल फ्यूल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि माहौल के लिए शदीद नुकसानदेह हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये जो कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ये फोसल फ्यूल्स खारिज करते हैं और ये माहौल के लिए नुकसानदेह। मजीद फ्यूल सेल्स शोर भी पैदा नहीं करते। ये मैंने तीसरा पॉइंट जो आपको बताया ये मैंने आगे लिखा है कि इनसे कोई शोर की आलूदगी भी पैदा नहीं होती, इसलिए फ्यूल सेल्स को माहौल दोस्त गर्दाना जाता है। एंड पर फिर ये बातें आपने लिख देनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, इनसे सिर्फ पानी बनता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा नहीं होते और कोई ये शोर भी पैदा नहीं करते। इस वजह से ये माहौल के लिए मुफीद है, माहौल के लिए फायदेमंद है, माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। और बाकी जो फोसल फ्यूल्स हैं वो तो माहौल में गंदगी या आलूदगियां पैदा करते हैं, तो वो माहौल दोस्त नहीं है। बाकी जो फ्यूल सेल्स हैं इनकी वाहिद प्रोडक्ट पानी होती है, तो ये माहौल दोस्त के तौर पर गर्दाने जाते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।